हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। हाल ही में आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पिछले 3 महीने में पूछे हुए प्रश्न ही मैं आपको देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो साइंस का है। पौधों को हाइड्रोजन की प्राप्ति कहाँ से होती है या किससे होती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पौधों को जो हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है वो जल से होती है, और जल जो है वो पौधे जड़ों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। पत्तियों के माध्यम से पौधे भोजन बनाते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था हरित लवक, उसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में पत्तियों के माध्यम से भोजन बनाते हैं और जड़ों के माध्यम से हाइड्रोजन की प्राप्ति करते हैं, अर्थात जल को खींचते हैं। अब आप चलो कि सर पौधों को जो है वो पत्तियों को पानी पिला दो, ऊपर ऊपर से वो पानी पी लेगी? नहीं, क्योंकि फिक्स है, पौधे जो पानी ग्रहण करेंगे वो जड़ों के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। अब तुमको जैसे पानी पिलाओ नहीं और सर पे मुंह बंद करके सर पे पूरा शरीर पे डालते जाओ, क्या शरीर की प्यास बुझेगी? क्या नहीं ना। तो वही प्रक्रिया हमें याद रखना है। हाइड्रोजन का जो सूत्र है वो H2 है, अर्थात हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन। जल की जो बात करें, जल का जो है हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1। तो हाइड्रोजन की प्राप्ति जल से होती है, अच्छे से याद रखना। और जल जो है वो पौधे जड़ों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। हाँ जी, आज का दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। लोक देवता गोगा जी की पत्नी का क्या नाम था? देखिए, मैंने रामदेव जी का बताया और देवनारायण जी की बताया। आज अपन गोगा जी की पत्नी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये मिलन वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो लोक देवता गोगा जी की पत्नी का नाम केलमदे था। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। और केलमदे जो थी वो जोधपुर के कोलू निवासी बुद्धा सिंह राठौड़ की पुत्री थी। केलमदे निश्चित रूप से वीरता और पराक्रम की धनी थी और महान पतिव्रता स्त्री थी, क्योंकि कहानी हमने पढ़ी है ना कि ये नागों से या सांपों से गोगा जी को बचा करके लाई थी। गोगा जी को पुनः जीवित करवाया था इन्होंने अपनी तप और शक्ति के माध्यम से, केलमदे ने। साथ ही इसीलिए गोगा जी को सांपों का देवता के नाम से भी जाना जाता है। और महमूद गजनवी जिन्होंने आक्रमण किया था और गायों की रक्षा के लिए, तो इनको जाना ही जाता है गोगा जी को। तो गोगा जी हमें याद रखना है और गोगा जी की पत्नी केलमदे याद रखनी है। आज का तीसरा क्वेश्चन, झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना जो क्षेत्र है वो किस धातु का बहुत बड़ा उत्पादक है? आज तक पढ़ते आए हैं, अच्छे से रट लो। तांबा। जो झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र है वो तांबे की पट्टी के लिए प्रसिद्ध है। 80 किलोमीटर लंबी तांबे की पट्टी है और तांबा यहाँ पर बहुतायत से निकलता है। और पूरे भारत में तांबे का जो मुख्य रूप से, इसलिए यहाँ पर HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी है जो भारत सरकार की है और वो तांबे का उत्पादन कर रही है। भारत को बहुत सारा लगभग तांबा विदेशों से खरीदना पड़ता था, और जब यहाँ तांबे की खोज हुई, तांबे का यहाँ से उत्पादन हुआ, तो भारत की बहुत सारी आत्मनिर्भर हो गया इससे। तो तांबे की पट्टी है इस अरावली पर्वतमाला के अंदर, 80 किलोमीटर लंबी पट्टी है। तो याद रखना है, खेतड़ी सिंगाना जो क्षेत्र है झुंझुनू का वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आज का चौथा क्वेश्चन, राजस्थानी वेशभूषा में कुसुमल शब्द का प्रयोग किस रंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कुसुमल शब्द का जो प्रयोग है वो लाल रंग के लिए प्रयोग किया जाता है। लाल रंग जो पवित्रता का प्रतीक है, लाल रंग जो सुहाग का प्रतीक है, लाल रंग जो प्रेम का प्रतीक है। इसलिए दुल्हन की जो ओढ़नी होती है वो भी लाल रंग की होती है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, प्राचीन समय में एक पेड़ होता था मंजीत पेड़, और उस मंजीत पेड़ की जड़ से लाल रंग निकाला जाता था, उसी से कपड़े रंगे जाते थे। तो वहां से चला आ रहा है ये शब्द। उस मंजीत पौधे से ही ये लाल रंग लिया गया और इस लाल रंग को कुसुमल शब्द के नाम से जाना जाता है। याद रखना, कुसुमल शब्द लाल रंग के लिए जो पवित्रता का, सौंदर्य का, प्रेम का और सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हाँ जी, आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न, भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं? याद रखना, बागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है भोगीलाल पांड्या। थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। 1904 में इनका जन्म हुआ सिमलवाड़ा में। प्रारंभिक शिक्षा इनकी यही डूंगरपुर में होती है और मैट्रिक की शिक्षा इन्होंने अजमेर से पास की। उसके बाद में भोगीलाल जी एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक बन जाते हैं। कुछ दिन इन्होंने पढ़ाया, लेकिन बाद में इन्होंने सोचा कि यार इस विद्यालय में मैं कुछ ही लोगों को शिक्षित कर पा रहा हूँ, मेरे बहुत सारे आदिवासी भाई बहन तो अशिक्षित रह जाएंगे, क्या किया जाए? तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी और शिक्षा की अलग जगह ही लोगों को जागरूक किया। कई सारे विद्यालय इन्होंने खुलवाए भोगीलाल जी पांड्या ने, इसलिए तो वागड़ का गांधी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने
1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी भोगीलाल पांड्या ने, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। 1946 में ये जेल में भी गए थे। तो कुल मिला के बात यह कि इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो जीवन है वो समर्पित कर दिया अपने आदिवासी भाई और बहनों के लिए।